नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 1, 2, 3 नहीं पूरे 11 ऐसे फ्रॉड जो बिल्डर्स करते हैं, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर्स को और एंड यूजर को फाइनेंशियल लॉस होता है, पीस ऑफ माइंड उनका चला जाता है और वो रियल एस्टेट से कहीं ना कहीं डरना स्टार्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो और इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ आपके साथ रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, क्योंकि ये जो वीडियो है अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिल्डर के एम्प्लॉइज भी देखते हैं, सीनियर लोग भी देखते हैं, प्लस बिल्डर के जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, ओनर्स हैं, वो भी देखते हैं। उन लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि अगर वो इस टाइप के फ्रॉड कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने इन्वेस्टर्स को खराब कर रहे हैं, एंड यूजर्स को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, ब्रोकर कम्युनिटी को कहीं ना कहीं वो नेगेटिव कर रहे हैं, जिसका खमियाजा पूरे के पूरे रियल एस्टेट कम्युनिटी को भुगतना पड़ सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं बिना सब्सक्राइब करे, और उसकी वजह से फ्यूचर में उनके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनको आने वाले टाइम के अंदर लॉस हो सकता है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि इमीडिएटली चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे। और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए कम्युनिटी के साथ। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग। और मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ, कहानियों के साथ, स्टोरीज के साथ चीजें शेयर करूंगा, सो दैट आपको पता चल पाए कि मैं कहां पे किस बिल्डर की डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात कर रहा हूं, और उनको भी मैसेज चला जाए कि किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो पहला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और शेयर करने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। यहाँ पे लगभग सारे के सारे बिल्डर्स, ऑलमोस्ट 70, 80, 90% बिल्डर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, भले वो टॉप बिल्डर हो इंडिया का। और जिस ABCD कैटेगरी के जो बिल्डर बने हैं, अलग एक वीडियो बनाया हुआ, तो हर कैटेगरी के बिल्डर इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी के अंदर काइंड ऑफ नेगेटिविटी आती है। तो पहला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक ऐसा एग्जांपल जो शायद बहुत सारे लोगों को लगेगा ऐसा भी हो सकता है क्या, तो वो है साइट प्लान बिल्डर चेंज कर देता है कई बार, जिसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स को, एंड यूजर्स को फाइनेंशियली लॉस होता है। और मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि किस पर्टिकुलर बिल्डर का यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ टाइम पहले सेक्टर 63 में लगभग फरवरी मार्च लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट आया था, जहाँ पे लगभग 7,000 करोड़ की सेल हुई थी, 7 करोड़ के फ्लैट्स थे, और उसके अंदर पहले जो साइट प्लान दिखाया गया था, जब चीजें साइड हुई थी, उस टाइम पे कुछ टावर्स ऐसे थे, 2 टावर ऐसे थे, जहां पे जब जिन लोगों ने बायर्स ने यूनिट खरीदी थी तो उनको ऐसा लगा था क्या हमारे सामने ना ग्रीन एरिया होगा। बट काफी टाइम के बाद जब पेमेंट भी हो चुकी थी, अलॉटमेंट भी हो चुकी थी, तो उसके बाद जो चीजें आ रही हैं निकल के, उसके अंदर ये पता चला है कि जिसकी वजह से जो ग्रीन एरिया था वो लगभग खत्म हो गया, टावर जो थी थोड़े पीछे चले गए। तो बहुत सारे लोगों ने जो ये सोच के फ्लैट बुक करा था कि हमारे सामने ग्रीन एरिया होगा, पार्क होगा, और वो ही चेंज हो गया। सो कैन यू इमेजिन जो प्रोजेक्ट इस तरीके से सेल आउट हुआ था, लाइन रख के, ठीक है, वायरल वीडियोस भी हुए थे, तो उस टाइप के प्रोजेक्ट के अंदर इस टाइप की चीजें हुई हैं। सेकंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्लोर प्लान बिल्डर चेंज कर देता है बाद में, और बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो फाइनेंशियल लॉस होता है, लोगों को पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं का डिस्टर्ब होता है। ये कैसे होता है इसका मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। फ्लोर प्लान भी चेंज हो जाता है। रेरा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लगभग 7% के आसपास वेरिएशन होता है, 5 to 7% का वेरिएशन की वो चेंज होता है। और चलो ठीक है, वो भी मान लिया, तो एक्सेप्टेबल हो जाती है। बट बहुत सारे प्रोजेक्ट सॉफ्ट लॉन्च में बिकते हैं, जो एक जनरल मार्केट की प्रैक्टिस हो गई है, तो फ्लोर प्लान भी शेयर करे जाते हैं बायर्स के साथ। और फ्लोर प्लान जब शेयर करे जाते हैं तो फॉर एग्जांपल 113 सेक्टर के अंदर एक प्रोजेक्ट था जिसका वेरा डिले हुआ था काफी टाइम तक, और वो रिसेंटली डिले आ गया। तो वहां पे जो पहले 1800 स्क्वायर फीट के आसपास की यूनिट थी, उसका साइज चेंज कर दिया रेरा के बाद लगभग 1927 स्क्वायर फीट के आसपास का वो
एरिया हो गया, और जिसकी वजह से लगभग 121-120 स्क्वायर फीट के आसपास का वेरिएशन आया। अब अगर मैं उसको कैलकुलेशंस में कन्वर्ट करूं तो वो लगभग 15 से 20 लाख रुपए का प्राइस आ जाता है। जब बायर बिल्डर के पास जाके उस चीज की क्लैरिटी मांगता है तो बिल्डर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता। कि बायर जब पूछता है उससे कि आपने 121 स्क्वायर फीट एरिया इंक्रीज करा है तो उसका टेक्निकल जस्टिफिकेशन क्या है, कि क्या किसी रूम का साइज बढ़ा है, चलो ठीक है रूम का साइज नहीं बढ़ा, क्या किसी बैल्कनी का एरिया बढ़ा है, क्या किचन का एरिया बढ़ा है, क्या किसी वॉशरूम का एरिया बढ़ा है। तो जो पूरा सारे के सारे रूम के साइजेस अगर वही हैं, अगर बैल्कनी के साइजेस वही हैं, और ऐसा भी नहीं कि पहले 4 लिफ्ट लगी हुई थी 5 या 6 लिफ्ट लग गई जिसकी वजह से लोडिंग इंक्रीज होगी, तो जो चीज पहले फ्लोर प्लान था वही फ्लोर प्लान बाद में है, बट पहले 1800 स्क्वायर फीट था वो आज 1927 स्क्वायर फीट है। बिकॉज ऑफ दैट 15-20 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है, तो इट इज आल्सो काइंड ऑफ फ्रॉड फ्रॉम द बिल्डर्स एंड। बहुत सारे बिल्डर्स को चीज समझनी होगी, सोचनी होगी कि अगर वो इस टाइप की चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने इन्वेस्टर्स को लूज आउट कर रहे हैं, एंड यूजर्स को लूज आउट कर रहे हैं, ब्रोकर्स को भी लूज आउट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर तीनों का स्टेक इन्वॉल्व है। बिकॉज ऑफ दैट तीनों का फाइनेंशियल लॉस है, और जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिटी के अंदर फायदा किसी का नहीं होना, लॉस सबका होना। तीसरी चीज मैं आपके साथ बताता हूं जो बहुत सारे लोग बिल्डर करते हैं मार्केट टेक्निक से, वो है प्राइसिंग का। तो बहुत सारे बिल्डर और इंक्लूसिव प्राइसिंग, बॉक्स प्राइसिंग नहीं बताते, जिसकी वजह से एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली काइंड ऑफ फ्रॉड है। क्यों फ्रॉड है? क्योंकि इनिशियल लेवल पे चीजें बताई जाती है कुछ की एक चीज चल रही है कि EUIs है तो उसके अंदर एक एक्स प्राइस बताया जाएगा, फिर बाद में PLCs इतनी एक्स्ट्रा बता दी जाएंगी कि उसमें आई तो BSV था, इसके अलावा ये वाले चार्जेस भी है, ये वाले चार्जेस भी है। PLC जो एक वेरिएशन होता है, मान लो सारी चीजें इंक्लूड कर भी दी, EDC, IDC, क्लब मेंबरशिप, कार पार्किंग इंक्लूड कर भी दिया, बट एक PLC का कंपोनेंट वेरिएशन कर दिया कि जी 5%, 10%, 15% की PLCs हैं, 2,000 रुपए की, 3,000 रुपए की PLCs हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बाहर एक अपना प्राइस ब्रैकेट सोच के बैठा हुआ था, बजट सोच के बैठा हुआ था, उसका बजट हिल जाता है और वो कई बार डिसीजन कंफ्यूजन में लेता है, कई बार डिसीजन नहीं ले पाता, बट अल्टीमेटली उसका फाइनेंशियल लॉस होता है। और रिकमेंडेशन ये कि अगर आप तो उसका ट्रांसपेरेंटली क्लियर कर एक बॉक्स प्राइस रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी मिलती है हर एक स्टेक होल्डर को, बिकॉज ऑफ विच लोगों का एक पीस ऑफ माइंड भी आती है, ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रांजेक्शन होती है और उसके अंदर हर किसी स्टेक होल्डर का बेनिफिट होता है। अगर वो चीज क्लैरिटी नहीं होती, बाद में पता चलती है चीजें, तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल लॉस और पीस ऑफ माइंड का लॉस हर किसी स्टेक होल्डर का होता है, चीजें कैंसिलेशन में जाती हैं बाद में। चौथा फ्रॉड है जो है वो है EOI का फ्रॉड। और वो क्यों फ्रॉड मैं उसको बोल रहा हूं, या क्यों मैं बोल रहा हूं कि वो क्वेश्चनेबल चीज है, कि देखिए बिल्डर्स हैं, उसमें मोर और लेस सारे बिल्डर आ गए ABCD कैटेगरी के, वो अपने प्रोजेक्ट की डिमांड को असेस करने के लिए EOI का गेम प्लान करते हैं। और जब वो EOI का गेम प्लान करते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग चेक देते हैं ट्रस्ट के ऊपर, और कुछ लोगों को वो इन्वेंटरीज मिलती है, कंफर्म चीजें मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती, और वो इनिशियल लेवल की डिमांड जनरेट करने के बाद बिल्डर अपना रेट डिसाइड करता है मार्केट में कि नंबर ऑफ EOIs ज्यादा आ गई, डिमांड ज्यादा आ गई तो रेट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अगर नंबर ऑफ EOIs कम आई तो रेट नीचे जाएगा। वो क्यों है फ्रॉड? क्योंकि उसके अंदर एक तो कंफर्म चीज नहीं पता चलती बायर्स को, और इवन ब्रोकर्स को भी नहीं पता चलती, जिसकी वजह से डिसीजन लेट होता है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट है जो बहुत सारा मार्केटिंग स्पेंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट्स को आने के लिए, और उस टाइम पे भी बहुत बार कंफर्म चीजें नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल किसी ने भी अपना टाइम लगाया, एफर्ट्स लगाया किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मार्केट करने के लिए, और उसने फॉर एग्जांपल 60 चेक्स लगाए और उसमें से हार्डली उसको 5, 10, 15 यूनिट्स मिली। हमने पहले देखा था गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे एक प्रोजेक्ट आया था 62 में, 400 फ्लैट थे, 4400 EOIs आ गई थी, ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया। 63 में हमने ऐसा देखा था, काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट थी वो रियल एस्टेट ब्रोकर कम्युनिटी की भी, प्लस जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स कम्युनिटी है उसकी भी डिसरिस्पेक्ट थी। प्लस 37D के अंदर भी प्रोजेक्ट आया था जो सेल्स तो हो गई चलो 2 दिन के अंदर, बट वहां पे ने अपना ऐसा क्राइटेरिया दिखाया तो बहुत सारे लोगों को बायर्स
को वो चीज नहीं मिल पाई और उन्होंने डिमांड जनरेट करने के बाद उसके बाद वो चीजें चेंज करी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो चाहते थे कि अच्छा ठीक है एक थोड़ी रीजनेबल रेट पे चीज आ रही है तो वो ले पाए, और बट उसके बाद उनको वो चीज मिल नहीं पाई क्योंकि क्राइटेरिया बिल्डर ने चेंज कर दिया। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्रॉड। तो उसमें भी कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर एक बार चीज आ गई, रेरा आ गया, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो गई, उसके बाद अगर आप बायर को बताइए कि हाँ ये रेट है, ये साइज है, ये यूनिट है, ये इसकी कॉस्ट है, ये पीएलसीज हैं, ये सारी चीजें ऑल इंक्लूसिव बॉक्स प्राइस ये है और ये रेट है, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इन चीजों को प्रिडिक्ट करना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्डर को पता है कि कितनी है या किस स्पेसिफिकेशंस के साथ वो कितनी दे पाएगा। लैंड की कॉस्ट फिक्स है, तो वेरिएबल कंपोनेंट जो अगले 3-4-5 साल में जो भी वेरिएबल कंपोनेंट है उसको इंक्लूड करके एक फाइनल कॉस्ट आ जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्राइसिंग बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग चीजें अगर प्राइसिंग डिसाइड हो तो वो बेटर है। नेक्स्ट फिफ्थ फ्रॉड जो चल रहा है मार्केट के अंदर वो है मेंटेनेंस को लेके। तो मेंटेनेंस जब फर्स्ट टाइम बायर स्पेशली जब इनिशियल लेवल पे प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको नहीं पता होता कि मेंटेनेंस कितनी आएगी। तो अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूं तो वहां पे 2-2.5-3 रुपए से लेके और 10 रुपए पर स्क्वायर फीट तक की मेंटेनेंस जाती है, डिपेंड करता है कि किस बिल्डर के साथ ऑन एन एवरेज आप जा रहे हो। तो वो उस चीज की क्लैरिटी भी इनिशियल लेवल पे देना बहुत जरूरी है कि अगर आप मेंटेनेंस अच्छी करोगे तो ये ऑन एन एवरेज रेट आएगा। तो रिटर्न में कई चीजें मेंशन नहीं होती, जिसकी वजह से भी लास्ट में जाके कई बार लोगों का कंप्लेंट आई है कि यार मैं अपने ही घर का एक तरीके से काइंड ऑफ किराया दे रहा हूँ, उतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। एक रीजनेबल चीज होनी चाहिए, और ये चीज हर्ट और ज्यादा किसको करती है, वो करती है कमर्शियल प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर्स को, जहां पे जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो 6-7 रुपए से लेके और 16-17 रुपए से लेकर 25-30 रुपए पर स्क्वायर फीट तक भी जाती है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, बिल्डर। तो उस चीज की भी इनिशियल लेवल पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर वेंडर को वो चीज दी जाएगी, वो कॉलियर्स को, सीबीआरई को, या वो इन हाउस मैनेज करेंगे। तो उस चीज की अगर क्लैरिटी इनिशियल लेवल पे दी जाए तो वो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होता है। और हमने देखा है कई जगह कमर्शियल मॉल के अंदर जब चीजें चल नहीं रही होती उस टाइम पे भी कुछ बिल्डर ऐसे हैं, जैसे सेक्टर 114 में मॉल है लाविदा के साथ में, तो वहां पे उनकी मेंटेनेंस 16 रुपए पर स्क्वायर फीट है, और जो उनकी सर्विस है वो 5 रुपए पर स्क्वायर फीट की भी शायद नहीं है। ठीक है, और वो क्या चाहते हैं कि जब दुकानें कम है, नंबर ऑफ शॉप्स कम ओपन है, तो उन्हीं से मैक्सिमम पैसा एक्सट्रैक्ट करें मेंटेनेंस का, क्योंकि जो दुकानें खाली पड़ी है उससे तो कुछ आ नहीं रहा, तो जो दे रहा है उसको तो और ज्यादा निचोड़ लो, और जो नहीं दे रहा है वो नहीं दे रहा है उसको कुछ मत बोलो। ठीक है, तो ये अगेन अनदर काइंड ऑफ फ्रॉड है। नेक्स्ट जो फ्रॉड है वो है क्लब हाउस का एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लेना। तो कुछ बिल्डर हैं मार्केट के अंदर, कुछ लोग इवन बताते भी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा बिल्डर है सोना के अंदर, और उन्होंने बहुत बड़ा पार्क बनाया हुआ है। उन्होंने क्लब के एक एक्स्ट्रा चार्ज लिए हुए हैं 20-25 लाख रुपए। 20-25 लाख रुपए अगर फ्लैट है मान लो 70-75 लाख रुपए का, उसमें से 15-20-25 लाख रुपए का सिर्फ क्लब हाउस है। और अनदर एक बिल्डर 106 सेक्टर के अंदर, उसने भी बहुत अच्छा हिट रहा है, वो 3 साइड ओपन अपार्टमेंट दिए उन्होंने। प्रोजेक्ट फेज 1 सोल्ड आउट हो गया है, बट उसके अंदर भी क्लब का क्या कॉस्टिंग होगी उसकी कोई क्लैरिटी भी नहीं दी है। और जो लोग भी एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट को पोजीशन तक होल्ड करेंगे, उस टाइम पे सडनली अगर कुछ ऐसी कॉस्ट आती है क्लब हाउस की, जी बहुत बड़ा क्लब हम बनाया है, ठीक है, तो 300-400 करोड़ रुपए लगे, तो अब मैं आपसे 25 लाख रुपए मांगूंगा, 50 लाख रुपए मांगूंगा। ठीक है, और उस टाइम पे लोगों के पास ऑप्शन क्या होगा? कुछ नहीं होगा शायद। ठीक है, तो वो चीज भी क्लैरिटी इनिशियल लेवल पे होनी चाहिए कि आप 10 लाख रुपए लोगे, 15 लाख लोगे, 25 लाख लोगे, ऐसा नहीं कि कोई वेरिएबल कंपोनेंट है। तो कुछ बिल्डर ऐसे जो इनिशियल लेवल पे सेपरेटली उसकी क्लैरिटी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल 36A में बिल्डर है, तो वो उसको क्लैरिटी दे रहा है कि हाँ ये 20 लाख रुपए की एक्स्ट्रा मैं क्लब की लाइफ टाइम मेंबरशिप की आपकी लूंगा। तो एटलीस्ट वो इनिशियल लेवल पे बता रहा है। कुछ लोग बता ही नहीं रहे, और बाद में वो सरप्राइज एलिमेंट आता है तो कस्टमर के हेड पे, तो वो काइंड ऑफ मेरे ख्याल से वो फ्रॉड ही है। नेक्स्ट टाइप का फ्रॉड है वो है प्रमोशनल प्राइसिंग का फ्रॉड। तो बहुत सारे बिल्डर ऐसे भी है मार्केट के अंदर जो स्कीम बेचते हैं रादर देन प्रोजेक्ट की यूएसपी तो चलो है, बट वो एक चीज होती है कि पीपल बाय ऑफर्स। तो बहुत सारे बिल्डर उस चीज का भी फायदा उठाते हैं, वो स्कीम बेचते हैं रादर देन प्रोडक्ट, और जिसकी वजह से कैसा लॉस होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 3-3
साल के बाद भी कमर्शियल प्रॉपर्टी उन्हीं दामों पे बिक रही है जिस रेट पे 3 साल पहले बिकी हुई थी। और यहाँ पे 3 मॉल है बड़े फेमस SPR पे, मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो चीजें उसमें से कुछ लोग हमारे पास आए थे जिन लोगों ने कहा कि 3 साल पहले जिस रेट पे हमने चीज खरीदी थी आज भी बिल्डर पे पास जाओगे तो सेम रेट पे चीजें मिल जाएंगी। और रीजन क्या है उसका, क्योंकि जब सेल्स डाउन होती है तो वो प्रमोशनल ऑफर्स आ जाते हैं। अब जस्ट इमेजिन कि जिन लोगों ने हाई रेट पे चीज ली तो उनको एप्रिसिएशन तो नहीं मिला, उनसे रेट तो 2 साल 3 साल का बाद का चार्ज करा गया, बट उनको उस लेवल पे एप्रिसिएशन नहीं आई। बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे लोग इन्वेस्टर जो वो रो रहे हैं आज की डेट में। ओके, और अगर आप एक रीजनेबल रेट पे चीज लोगे, वैल्यू फॉर मनी वाले रेट के ऊपर चीज लोगे तो आप उस टाइप के फ्रॉड से बच जाओगे। बट अगर आपने ज्यादा प्राइस पे रेट पे चीज ले ली, जो एवरेज मार्केट का रेट है उससे ऊपर रेट पे चीज ले ली, तो बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंशियल और मेंटल दोनों टाइप का लॉस लोगे, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में। और नेक्स्ट डिसीजन लेने से पहले भी आप अपने पुराने एक्सपीरियंस को याद करोगे कि यार उस टाइम पे मेरे से ये गलती हो गई थी, काश किसी ने मुझको अगर सही एडवाइस दी होती, सही गाइडेंस दी होती तो मैं शायद आज उस तरीके से ना फंसती। नेक्स्ट टाइप का जो फ्रॉड है वो है इंटरेस्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन का फ्रॉड। वो कैसे है कि बिल्डर अगर आप पेमेंट डिले करते हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बिल्डर उसके ऊपर पेनल्टी लगाना स्टार्ट कर देता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट लगाना स्टार्ट कर देता है। बट जब बिल्डर उस प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट नहीं करके हैंडओवर नहीं देता तो कहीं ना कहीं उसका जो डिले है वो कहीं ना कहीं बायर तक बहुत बार नहीं पहुंच पाता। तो सेक्टर 93 में एक अफोर्डेबल है, वहां पे बिल्डर ने 3 साल प्रोजेक्ट को डिले किया। DLF के बिल्कुल बीच में एक प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल, और मेरे फ्रेंड ने उसमें यूनिट ली हुई थी। तो बिल्डर ने डिले करा, उसका तो उसने इंटरेस्ट लगाया हुआ था भर भर के, ठीक है, बट जो प्रोजेक्ट डिले करा उसने वो कंपनसेशन नहीं करा। तो उसमें कुछ लोगों को जिन्होंने बहुत ज्यादा जो लड़े बिल्डर से, उनको तो वो वेव ऑफ मिल गया, बट कुछ लोगों को वो चीज देनी पड़ी, बट उन्हें मिला कुछ एक्स्ट्रा नहीं जो बिल्डर ने प्रॉमिस किया था, जो बिल्डर को आइडियली देना चाहिए था। और इवन DDA के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी चल रही है जो DDA के अंदर द्वारका में 19B में ऑफर आया था, तो वहां पे DDA की तरफ से थोड़ी सी चीजें डिले हैं, बट उन्होंने इंटरेस्ट लगाना शुरू करा है। तो वो भी अपनी गलतियां तो बहुत जगह नहीं मानते, बट हाँ जो एंड यूजर्स है, इन्वेस्टर्स है, उसको पेनलाइज करना स्टार्ट कर देते। तो चीज ये होती है कि जब आपका ट्रांसफर होता है या इवन रजिस्ट्री होती है उस टाइम पे वो चीजें सेटल हो तो बेटर है, सो दैट उस टाइम पे क्लैरिटी के साथ चीजें कैलकुलेट हो जाएं कि जी मेरी तरफ से ये डील है, आपकी तरफ से ये डील है, मेरे को ये देना था और आपको ये देना था, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर ट्रांसफर के टाइम पे, रजिस्ट्री के टाइम पे अगर वो चीजें हों तो वो बेटर है, क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ वो चीजें करी जा सकती हैं। नेक्स्ट टाइप का जो फ्रॉड आ रहा है मार्केट के अंदर वो है कैंसिलेशन की धमकी का फ्रॉड। जी हाँ, कैंसिलेशन की धमकी का फ्रॉड शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। तो बहुत सारे बिल्डर ये हैं कि जिनका फॉर एग्जांपल रेरा भी नहीं आता टाइम पे और प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, और वो इन्वेस्टर्स को, एंड यूजर्स को व्हाट्सएप कॉल पे धमकाते हैं कि जी आप पेमेंट कर दो, 10% कर दो, 20% कर दो, 30% कर दो, और अगर आपने नहीं करी तो आपकी यहाँ पे बंदूक रखी हुई है, कैंसिल कर देंगे हम आपकी यूनिट, ठीक है। कैंसिलेशन की बंदूक दिखा के बहुत सारे लोग इन्वेस्टर से, एंड यूजर से पैसा उगाही करने का जरिया बना रखा है। तो वो भी एक काइंड ऑफ फ्रॉड है मार्केट के अंदर जो चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स, एंड यूजर्स फ्रस्ट्रेट होते हैं, रियल एस्टेट से भागते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने डिसीजन को माइंड में और ओवरऑल रिविजिट करते हैं कि यार मैंने सही बिल्डर के साथ भी गया या मैं नहीं गया, सही प्रॉपर्टी में मैंने इन्वेस्टमेंट करा या नहीं करा। जिसकी वजह से क्या होता है कि एक जो कस्टमर एक्सपीरियंस जब खराब होता है तो ना सिर्फ वो बिल्डर को नुकसान पहुंचाता है बल्कि वो ब्रोकर को भी नुकसान पहुंचाता है और ओवरऑल कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाता है। और इस टाइप की जो धमकियां हैं उससे की वजह से बहुत सारी चीजें गलत होती है मार्केट के अंदर, तो वो भी चीजें स्टॉप होनी चाहिए। ओके, तो अभी तक के जो भी पॉइंट्स अगर आपको वैलिड लगे हैं, ठीक है, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बिल्डर कम्युनिटी तक ये चीजें पहुंचे कि वो जो भी चीजें कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और जितनी जल्दी हो सके वो स्टॉप करें तो बेटर है उनके लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी, एंड यूजर्स के लिए भी, और रियल एस्टेट ब्रोकर कम्युनिटी के लिए भी, और ओवरऑल कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए ये बेटर चीज है। नेक्स्ट जो एक फ्रॉड चल रहा है, काइंड ऑफ
फ्रॉड ही मैं उसको बोलूंगा, वो है बहुत हाई ट्रांसफर चार्जेस। हाई ट्रांसफर चार्जेस वो क्यों है फ्रॉड? देखिए, बिल्डर है, बिल्डर के पास सैकड़ों एकड़ या कुछ एकड़ लैंड है, उन्होंने चीज बनाई अपनी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन करी, लैंड खरीदा, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आपसे एक पर्टिकुलर रेट पे चीज बेच दी और आपने खरीद ली, जो भी रेट हो गया तय। और जब कल को अगर फॉर एग्जांपल आप आगे चीज बेचते हो तो कुछ तो बिल्डर फ्री दे देते हैं ट्रांसफर, कुछ नॉमिनल चार्ज लेते हैं कि जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं 50, 100, 150 रुपए पर स्क्वायर फीट प्लस 18% जीएसटी, वहां तक तो जस्टिफाइड है चीजें। बट कुछ बिल्डर बहुत एग्जॉर्बिटेंटली हाई 500, 600, 700 रुपए पर स्क्वायर फीट के चार्जेस लेते हैं, ट्रांसफर चार्जेस। और वो फ्रॉड क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने मान लो 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्रॉफिट कमाया एक प्रॉपर्टी पे पैसा लगा के, और अब बिल्डर आपको ये बोल रहा है कि जी देखो आपने 3000 रुपए कमाए तो मेरा हिस्सा कहाँ है, मेरा प्रॉफिट कहाँ है? आपने सब कुछ करा बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे तो हफ्ता दे के जाओ, मुझे तो महीना दे के जाओ, ठीक है, और मुझे हफ्ता दो इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर चार्ज की मैं आपको प्रॉफिट जब बुक करने दूंगा तब आप मुझको ये मेरा हफ्ता दोगे, मेरा ट्रांसफर चार्ज दोगे। तो नॉमिनल रेट तो ठीक है जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, बट बियॉन्ड इट लिमिट अगर वो इंक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं वो डिस्करेज करता है इन्वेस्टर्स को एग्जिट करने से, एंड यूजर्स को एग्जिट करने से, प्लस कहीं ना कहीं वो एट द एंड ऑफ द डे बायर की जेब से ही चीजें निकलती है, तो वो भी काइंड ऑफ मुझे लगता है थोड़ा सा फ्रॉड ही है। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं लास्ट बट नॉट द लिस्ट 11th फ्रॉड, जो है वन साइडेड बिल्डर बायर एग्रीमेंट का फ्रॉड। तो इस टाइप के बहुत सारे केसेस भी हुए हैं पहले, और बड़े बड़े बिल्डर थे जो नंबर 1 बिल्डर थे गुड़गांव के, उनके खिलाफ भी गोल्फ कोर्स रोड पे उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे जिसके अंदर उन्होंने वन साइडेड एग्रीमेंट बनाया। जो एग्रीमेंट जब आप पढ़ते हो तो मोस्टली लोग उसको पढ़ते नहीं है, ठीक है, वो साइन करते चले जाते हैं, और जो कुछ लोग पढ़ते हैं उसको वो शायद कभी जिंदगी में प्रॉपर्टी ना खरीद पाए। तो वन साइडेड एग्रीमेंट की वजह से एक गोल्फ कोर्स रोड पे बहुत ही टॉप बिल्डर ऑफ द गुड़गांव, उसने कुछ फ्लोर्स एक्स्ट्रा बना लिए थे बाद में विदाउट कंसेंट ऑफ द बायर्स। तो उन्होंने बाद में वो जो केस था वो इवन कोर्ट में भी गया और बाद में चीजें सेटल हुई, बट विदाउट कंसेंट ऑफ बायर्स उन्होंने वो चीज कर ली। और टेक्निकली वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कई बार बिल्डर क्या करता है, जब आपसे बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन करवाता है या फिर इवन फॉर्म जो साइन करवाता है इनिशियल लेवल पे, उस पे वो कुछ पेजेस ब्लैंक रखता है। हो सकता है वो स्पेसिफिकेशन का पेज ब्लैंक हो, एमिनिटीज का पेज ब्लैंक हो। तो उन्होंने वहां पे जब रेरा में सबमिट करते हैं तो वहां पे डिफरेंट स्पेसिफिकेशन सबमिट करते हैं, और जिस फॉर्म में वो बेचते हैं उसमें वो डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस मेंशन करते हैं, और बहुत सारे लोग उन चीजों को देखते नहीं है, कंपेयर नहीं करते हैं, जिसका खमियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ता है। और जो चीज फॉर्म पे वो साइन करते चले जाते हैं वो एग्जैक्टली किस चीज पे साइन कर रहे हैं वो उनको पता नहीं चल पाता, जिसकी वजह से जब लीगल मामले में चीजें जाती है तो वो हार जाते हैं और बिल्डर जीत जाता है। और ऐसा मैंने अभी एक कुछ टाइम पहले एक जज साहिबा थी, उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी हमसे। तो जब बिल्डर अपना फॉर्म साइन करवा रहा था तो उन्होंने उनका तो डेली का काम है, तो उन्होंने पूरे फॉर्म को स्कैन कर लिया विद इन 5 मिनट्स, और उन्होंने उस कंट्रोवर्शियल पॉइंट को हाईलाइट किया जो एक्चुअल कंट्रोवर्शियल था, जिसका मैंने भी पर्दाफाश किया था। सेक्टर 111 में प्रोजेक्ट था, तो बाद में बताया वो चीज, और उन्होंने वो चीज बहुत विद इन ए सेकंड, विद इन ए मिनट उन्होंने सिर्फ उसी पॉइंट पे हाईलाइट करा। फिर हालांकि उनको उसका इंपैक्ट भी पता था, तो उन्होंने शी वेंट अहेड विद द प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट। बट कहीं ना कहीं जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उसको उस चीजों का क्लैरिटी नहीं होती कि वो जो वन साइडेड बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो रहा है, वन साइडेड बिल्डर जो टर्म्स एंड कंडीशन उसका इंपैक्ट अल्टीमेटली क्या होता है। तो एक स्टैंडर्ड उस टाइप का एग्रीमेंट होना चाहिए जो एक बैलेंस ऑफ पावर कर सके, सो दैट इन्वेस्टर्स का बायर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सके। इस टाइप का एग्रीमेंट हो तो वो पूरी कम्युनिटी के लिए बेटर है, बायर्स के लिए भी, सेलर्स के लिए भी, बिल्डर्स के लिए भी, और ब्रोकर कम्युनिटी के लिए भी। ओके, सो ये 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे काइंड ऑफ फ्रॉड चल रहे हैं जो मार्केट के अंदर। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो जब प्रॉपर्टी खरीदो उससे पहले किसी ना किसी प्रोफेशनल बंदे की एक हेल्प लो, सो दैट वो आपको इन फ्रॉड से कहीं ना कहीं बचा सके या एटलीस्ट अवेयर करवा सके, गाइड कर सके आपको
बिकॉज ऑफ दैट आप किसी ट्रैप में मत फंस जाना कि कहीं आपको बाद में पछताना पड़े, ना सिर्फ आपको, आपके आने वाली जनरेशंस को पछताना पड़े। कई साल लीगली बहुत लंबे केसेस चलते हैं, हमने देखा है इन द पास्ट। और एक वकील साहब थे, वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि यार मैं ना आम्रपाली के केसेस लड़ रहा हूं नोएडा के अंदर, बट मैं ये नहीं चाहता, मैं ऐसी प्रॉपर्टी में नहीं फंसना चाहता कल को मेरे को अपना केस खुद लड़ना पड़े, क्योंकि औरों का केस तो मैं लड़ पा रहा हूं, बट मैं अपना खुद का केस जब लड़ूंगा तो शायद मैं ना लड़ पाऊं। ठीक है, तो ऐसे भी चीजें होती है मार्केट के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करिए, हर एक किसी के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जिन लोगों के साथ भी आपको लगता है कि इस टाइप की चीजें हो सकते हैं और जिनको आप बचाना चाहते हो अपने नियर एंड डियर वंस को, सो दैट उनकी हेल्प हो सके, प्लस मुझको एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।